Hello student, welcome back to Resources and Development. So our topic, the next topic is land resources. See, most abundant available resource is land and every other resource is available on land. So it supports natural vegetation, human life, wildlife, all the economic activities, transportation, communication, everything. जो कुछ आप सोच सकते हो इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो सारी लैंड पे होती है. तो हमारी कंट्री का जो लैंड है वी विल हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट लैंड कि कौन कौन सी एक्टिविटी कहां कहां पे कैसे सूटेबल है. सो लेट्स चेक अबाउट दैट. सी जस्ट लुक एट दिस पाई. ये आपका पिज्जा पाई है और यहां पे कलर्स के बेसिस पे आप जाइए और बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होगा इसका. सी जो येलो कलर है वो है प्लेटो, उसके बाद है ब्राउन माउंटेन, उसके बाद है प्लेन्स ब्लू. परसेंटेज देखिए, ये इंडिया है, प्लीज रिमेंबर ये इंडिया का लैंड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है. 43% एरिया इज अंडर प्लेन्स. प्लेन्स जो है वो किस चीज के लिए यूज होंगे? एग्रीकल्चर, क्योंकि फ्लैट है, फर्टाइल सॉइल है, इसीलिए एग्रीकल्चर, और इसीलिए ज्यादा पॉपुलेटेड भी होंगे. ये आपका हो गया सबसे पहला चीज. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्लेटो. देखिए मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जितने भी हैं ज्यादातर वो आपको यहीं मिलेंगे. रिसोर्स रिच एरिया है ये. फाइनली आते हैं आपके माउंटेन्स जो कि 30% है. द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज जो हमने 9th में पढ़ा है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन इज अगेन फॉरेस्ट रिसोर्स है वहां पर, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं एंड लॉट्स ऑफ रिवर्स. सोर्स है ना पानी के सबसे ज्यादा. तो ये आपका लैंड यूटिलाइजेशन है, जेनरिक लैंड यूटिलाइजेशन. अब विद इन दैट वो सारे जो आपने देखे हैं, प्लेटो देखा है, प्लेन देखा है और माउंटेन्स देखे हैं, उसमें हम कैसी एक्टिविटीज करते हैं और किस हिसाब से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. तो पहला चीज फॉरेस्ट है. देन वी हैव लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. देखो फॉरेस्ट एरिया होगा, एग्रीकल्चर एरिया होगा, और फिर ऐसा लैंड होगा जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है. सी रिमेंबर, वो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन मीन्स देयर कुड बी अदर थिंग. तो पहला चीज इट वुड बी अ बैरन और अ वेस्ट लैंड. तो बैरन लैंड या वेस्ट लैंड होगा, अनकल्टिवेटेबल लैंड, या फिर लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस. नॉन एग्रीकल्चर यूजेस क्या होंगे? कंस्ट्रक्शन हो सकता है आपका, रोड, रेलवेज या फिर इंडस्ट्रीज. अब आता है एक वर्ड जो आपको ज्यादातर बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि व्हाट इज फैलो लैंड. देखिए लेट्स गो विद द डेफिनेशन. आपको इन डेफिनेशंस में ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और सिर्फ फैलो लैंड का एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है. पहली चीज current fallow land. See remember, current fallow land is left without cultivation for one or less than one agriculture year. तो इसे हम कहेंगे current fallow land. other than current fallow land भी होगा. फिर अगर current fallow land है तो दूसरा land क्या है? तो other than current fallow land में क्या आता है? See, permanent pastures and grazing land, जहां पे हम कैटल ग्रेजिंग करवाते हैं, शीप ग्रेजिंग कराते हैं, जो पैस्चर लैंड है उन्हें कह रहे हैं वो लोग. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, ये आपके ज्यादातर बाग बगीचे होते हैं. देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years. 5 साल तक आप उस लैंड को कल्टिवेट नहीं कर पाए हो, इसलिए उसे हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड. मतलब आप यूज कर सकते थे पर यूज नहीं किया है. फाइनली वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड नेट सोन एरिया. सोन मतलब बीज बोना. नेट, सी रिमेंबर अ वर्ड कॉल्ड ग्रॉस. ये सैलरी में यूज होता है. ग्रॉस सैलरी, टोटल कॉस्ट कंपनी के लिए कितना है, फिर आपके हाथ में कितना आता है. तो टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है. अब आप उसको पहले समझ जाइए, फिर आप नेट सोन एरिया समझ ही जाओगे. एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब एक से ज्यादा टाइम एग्रीकल्चर ईयर में अगर आप वहां पे सोविंग कर रहे हो, प्लस नेट सोन एरिया दैट इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. अब समझ रहे हो नेट सोन एरिया क्या हो गया? टोटल करेंटली कितने जगह पर आपने बीज बोया है, प्लस आपका जो मोर देन वंस जो भी आपने बीज बोते हो एरिया में, वो एरिया, उससे कहते हैं नेट सोन एरिया. ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टोटल हो जाएगा. क्लियर है? लेट्स मूव अहेड, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट. इस पूरे लैंड वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है. मूविंग अहेड, इंडिया का लैंड यूज पैटर्न, वील गो एंड फाइंड आउट कि सी जो सॉइल होती है, जो लैंड होता है, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सॉइल फॉर्मेशन में काम आते हैं. और सॉइल जितना अच्छा रिसोर्स होगा उतना अच्छा आपका आउटपुट होगा. देखिए
कोई भी लैंड यूज पैटर्न जो होगा इट इज ऑन द बेसिस ऑफ few things which impact there. So physical factors की बात करते हैं, topography, climate and soil type. See how is the area mountainous, plain, flat or desert? Then what kind of a climate it is there? उसके बेसिस पे आप डिपेंड करोगे क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे. ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, टेक्नोलॉजी है या नहीं है और कितनी है, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस, वो सारी चीज़ें मैटर होती हैं आपके लैंड यूज के लिए. अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर लैंड बहुत लिमिटेड है या रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है, तो वहां पे इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी वैसे ही होंगे, वहां का कल्चर भी बिल्कुल वैसा होगा. तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं जब आप लैंड को यूटिलाइज करते हो. तब हम एक टॉपिक पर आएंगे जो बहुत मेजर पार्ट है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन. मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं. Find out the reason for the degradation and then don't do those things, you will have conservation. आप समझे? तो एक पार्ट आप अच्छे से समझ जाइए कि how the land is degraded in our country. Then when we ask you how to conserve, please don't do those things. It's just like, why is that your result is not so good? Because you did XYZ things. So when I ask you, how would you get me a good result? Tell me you won't be doing XYZ thing. Simple way. So that's the topic. Let's find out. Activities like deforestation, overgrazing, mining, quarrying. These are the important things which we do. And they are the reason for the degradation. Why? See, mining sites leaves deep scars and traces of overburdening the land. जब आप माइन करते हो, आप बहुत बड़े एरिया में अर्थ को डिग करते हो. फिर वो जितना भी डग आउट है वो सब उठा के आप मट्टी साइड में रख देते हो. वो तो लैंड खराब हुआ ही, पर जो आप साइड में रख रहे हो वो भी लैंड डिग्रेड होगा. फिर इरोशन, हवा वो मूव होगा तो और आगे का लैंड डिग्रेड होगा. तो काफी चीजें साइमल्टेनियसली होंगी. नाउ रिसेंटली दिस इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट लिक्विड वेस्ट जो होता है बेटा, वी डू नॉट ट्रीट इट एंड वी सिंपली थ्रो इट इनटू द वाटर बॉडी. जो भी नजदीक होगा, लेक है या फिर ओशन है या फिर मान लीजिए रिवर है, तो हम उससे भी पोल्यूट कर रहे हैं. और हमारी जो एक्टिविटीज हैं बेटा, वी आर नॉट ओनली पोल्यूटिंग बट उसका रेट भी हमने बहुत फास्ट कर दिया पोल्यूशन का. तो सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर. अब हमने पहले टॉपिक पे पढ़ा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, फिर उन्हें हम कैसे बचाना चाहिए. देखिए, आप इस टॉपिक पे याद रखिए कि हमने पहली बात की थी डिफॉरेस्टेशन की. तो अब आप कैसे कंजर्व करोगे? एफॉरेस्टेशन. आप ज्यादा फॉरेस्ट लगाइए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कीजिए. और ग्रेजिंग का था इशू, तो ग्रेजिंग को कैसे आप कंट्रोल करोगे? आप कंट्रोल्ड ग्रेजिंग कीजिए. अब कहां कहां होता है वो आपको ध्यान रखना है. देखो, डिफॉरेस्टेशन माइनिंग की वजह से ज्यादातर हो रहा है छोटा नागपुर प्लेटो में. और छोटा नागपुर प्लेटो में कौन कौन सी स्टेट है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है. तो इन एरियाओं में ये इशू ज्यादा है. ग्रेजिंग इशू कहां ज्यादा है? डेक्कन प्लेटो, देन यू हैव राजस्थान, यू हैव द फुटहिल्स ऑफ हिमालय. तो आप वहां पर जो है कंट्रोल कीजिए. सी आई एम कंपेयरिंग द टू टॉपिक्स टुगेदर. इशू वहां पर है कौन सी स्टेट में और हमें उसे कैसे चेक करना है. उसके बाद प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ द प्लांट. आप अगर देखेंगे ये शेल्टर बेल्ट इज नथिंग, प्लांटिंग अ ट्री इन अ स्ट्रेट रो. नाउ नॉर्मली वी डू दिस स्पेशली व्हेन वी हैव द एरिया क्लोज टू कोस्ट. आपने देखो ना, जो है पाम ट्रीज सीधे लाइन में होते हैं, तो दैट इज टू चेक द इरोशन. Proper management of wasteland. If you have a wasteland, please manage it properly. Either you make it a dumping ground or try to have something wherein you can utilize the other waste here and then make this area little better. तो इसके भी manage कीजिए आप wasteland का. Mining activity need to be controlled. आप सिर्फ mine करके extract करके resources ऐसे ही abandon करके नहीं जाने चाहिए. We need to take call over that. प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट. तो जो लिक्विड वेस्ट है, यू ट्रीट इट एंड देन लेट इट गो टू दी वाटर बॉडी. तो दिस आर द वे इन विच यू कैन कंजर्व द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड. स्टेट्स विच नीड टू वर्क ऑन दिस आर मध्य प्रदेश, यूपी, यू हैव हरियाणा, पंजाब. लॉट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर इरिगेशन एंड दैट लीड टू सॉइल अल्कनिटी एंड सैलिनिटी. तो अब आपको क्या करना है? वो रिसोर्स खराब हो रहा है,
आपको कम से कम अंडरग्राउंड वाटर यूज करना है या फिर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूजेस कम करना है। इन स्टेट्स का आप ध्यान रखिए, किन स्टेट्स में क्या इश्यू है, फिर उन इश्यूज को कैसे चेक करेंगे इज योर कंजर्वेशन पार्ट। लेट्स गो अहेड एंड सी एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन आवर कंट्री, और इन्हीं के बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, सॉइल एज रिसोर्स। तो डेफिनेशन दे रहे हैं सॉइल का, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। प्लीज ध्यान रखिए, दे माइट आस्क यू व्हाई। सो सॉइल रिन्यूएबल कैसे है? इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जैसी टाइप की सॉइल होगी वैसा वेजिटेशन होगा, और जैसा वेजिटेशन होगा उस हिसाब से वहां पे वाइल्ड लाइफ होगी और ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंड करेगा। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। अगर आप इतने सेंटीमीटर की बात करें या 1 सेंटीमीटर की बात करें, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट दैट फर्टिलिटी इन दैट सॉइल और दैट सॉइल प्रिपेयर्ड। Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind, glaciers and other decomposers played major role in formation of soil. Glaciers, slow moving mass of ice. ये डेफिनेशन है ग्लेशियर्स का। विंड, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? आपने देखा होगा नदी के अपर कोर्स पे अगर आप हो, खास करके हिमालयन रीजन में, यू विल हैव दिस पेबल्स। तो इतने राउंड पॉलिश पत्थर कैसे होते हैं? जस्ट बिकॉज दे आर रोलिंग डाउन। तो इसमें वाटर का, ग्लेशियर का बहुत बड़ा रोल है। सेम वे इज द विंड, इट टेक्स सॉइल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। वो सॉइल इरोशन जो है, बट सॉइल इरोशन एट वन प्लेस कैन लीड टू सॉइल फॉर्मेशन एट द अदर प्लेस। पैरेंट रॉक or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are very important factors. तो parent rock क्या है, उसके बाद कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ कैसी हैं, ये सारे फैक्टर्स वो सॉइल के फीचर्स बताता है और सॉइल की फर्टिलिटी देता है। तो सॉइल फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं और इतने सारे फैक्टर्स उस पर इम्पैक्ट करते हैं, तब जाके आपको सॉइल मिलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। Chemical and organic changes which takes place in the soil play an important role. आप जानते हैं हर क्रॉप को एक अलग तरीके का केमिकल लगता है और वो सॉइल में आएगा डिपेंडिंग नेचुरली जो ऑकरेंस है, सनलाइट है, पानी है और वहाँ का वेदर कंडीशंस, ये सारे इम्पैक्ट से जाके वो सॉइल आपकी बनती है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं ह्यूमस, और इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं आपके मिनरल्स। ह्यूमस कंटेंट सॉइल में हाई होगा तो आपका वेजिटेशन बहुत अच्छा होगा। अब क्योंकि हम सॉइल्स की बात कर रहे हैं तो हम अगले मॉड्यूल में सॉइल्स की बातें करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक यू कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग।